हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। हमने पढ़ा अभी ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा और उसके दूसरे भाग उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल देखते हैं, चलिए। तो इसका समय पीरियड रहा 1000 बीसी से लेके 600 बीसी, लगभग 400 वर्षों का इसका समय पीरियड रहा। हमें कैसे पता चलता है कि एक उत्तर वैदिक सभ्यता थी? तो यहाँ पे कुछ स्रोत हैं, जैसे लौह उपकरण हमें प्राप्त हुए यहाँ से, और चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए। चित्रित धूसर मृदभांड से क्या तात्पर्य है? मिट्टी के बर्तन के ऊपर चित्र शैली में यहाँ पे कुछ संरचनाएं बनाई गई है और धूसर रंग का प्रयोग किया गया है। तो ये चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए। कई जगहों पे हमें प्राप्त हुए, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, नोह। तो यहाँ से हमें ये सारी लौह उपकरण और चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए। साहित्य की बात करें, जैसे ऋग्वैदिक सभ्यता में अगर देखा जाए तो ऋग्वेद प्रमुख साहित्य था, वैसे यहाँ पे साहित्य यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद प्रमुख साहित्य के तौर पे है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रशासन में देखते हैं, राज्य मजबूत हुए। पहले कबीलाई संरचना थी ऋग्वैदिक काल में, धीरे धीरे कबीला संगठित हुए और एक राज्य के रूप में मजबूत हो गए। राजा धीरे धीरे वंशानुगत हो गए। वंशानुगत कैसे? पहले अपने अपने कर्म के आधार पे या अपने अपने बलबूते पे राजा बना जाता था, परंतु एक ऐसा समय आया कि राजा का पुत्र ही राजा होगा और राजा की एक प्रकार की वंश चलना शुरू हुई। यही राजा वंशानुगत कहलाए। नौकर, अब इनमें तत्व देखते हैं। राजा को वंशानुगत बनाने के लिए कौन से तत्व थे? नौकरशाही थी, उनकी काफ़ी बड़ी नौकरशाही, या यूँ कहो कि मंत्री या पूरे एक प्रकार का एक ढांचा तैयार करके रखा था उन्होंने राज्य के प्रशासन के लिए। सेना थी, अलग अलग राजाओं की अलग अलग सेनाएं थी। विभिन्न प्रकार के राजा अलग अलग प्रकार की सेना रखते थे, जिसमें पैदल सेना, घोड़सेना, हाथी सेना भी थी। गुप्तचर विभाग इनका था। गुप्तचर विभाग, अगर एक राजा दूसरे राजा के बारे में अगर गुप्त रूप से जानना चाहे तो ऐसे गुप्त विभाग बनाए गए थे। इस समय कर निर्धारण की पद्धति अपनाई गई। पहले के जैसे कर को एक कहना चाहिए निर्धारित कर दिया गया कि आप इतना कर देंगे और इससे राज्य की निधि में जमा करके राज्य चलाया जाने लगा। राज दरबार में रत्नीन हुआ करते थे। रत्नीन अर्थात आजकल के मंत्री, अगर देखा जाए तो मंत्री होते थे। तो राज दरबार में मंत्री होते थे जिनके अलग अलग विभाग बटा हुआ रहता था, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते थे। सभा महत्वपूर्ण हो गई। हमने पहले देखा था कि सभा एवं समिति दो भाग हुआ करते थे, जिसमें सभा महत्वपूर्ण हो गई। यह विशिष्ट व्यक्तियों की एक मंडली हुआ करती थी और समिति होती थी वो आम आदमियों की मंडली होती थी। तो सभा यहाँ पे महत्वपूर्ण हो गए। यज्ञ, इस समय विभिन्न यज्ञ प्रचलन में थे। तो राजसूय यज्ञ जो है वो राज्याभिषेक के समय किया जाता था। जैसे किसी नए राजा का नामांकन होता है और वह गद्दी पे बैठने वाला है, तो उस समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। कई ऐसे राजा थे जो अपने आप को शक्तिशाली मानते थे और अपने राज्य को विस्तारित स्वरूप प्रदान करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। अश्वमेध यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, ये यौवन शक्ति प्राप्ति हेतु, मतलब जवान बने रहने हेतु वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। ये यज्ञ भी विभिन्न राजाओं द्वारा अपनाए जाते थे। जैसे अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें यहाँ पे, तो ये जो उत्तर के राजा हैं, उत्तर के राजा विराट कहलाता था, ठीक, और उसका जो राज्य था वह राज्य कहलाता था, जो पुरुषमेध यज्ञ करता था। ठीक है। दक्षिण का राजा, साउथ का राजा अगर देखा जाए तो भोज कहलाता था और उसका राज्य भोज्य कहलाता था। ठीक, वैसे ही अगर पूर्वी दिशा में देखें तो पूर्व दिशा का शासक सम्राट कहलाता था और उसका राज्य जो है साम्राज्य कहलाता था और वो वाजपेयी यज्ञ करता था। ठीक, अगर उसी प्रकार दक्षिण पूर्व में देखें तो यहाँ का राजा जो है राजा कहलाता था और उसकी जो क्षेत्र था उसके अंतर्गत वो राज्य कहलाता था और वो राजसूय यज्ञ करता था। ठीक, उसी प्रकार अगर पश्चिम में जाएं तो पश्चिम का राजा स्वराट कहलाता था और उसकी जो क्षेत्र उसके अंतर्गत क्षेत्र स्वराज्य कहलाता था और वो अश्वमेध यज्ञ करता था। ठीक, तो आप यहाँ देख सकते हैं
आगे चलते हैं। समाज, इस समय समाज कैसा था? तो कुल महत्वपूर्ण हो गए। कुल क्या होता था? कुल समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी, एक परिवार होता था, तो ये महत्वपूर्ण हो गए। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा अभी कि राज्य मजबूत हुए और राजा वंशानुगत हो गए, तो राजा के वंशानुगत होने से उसके कुल की प्रतिष्ठा बढ़ी और कुल महत्वपूर्ण हो गए। क्षत्रिय और वैश्य का विकास हुआ। क्षत्रिय एक प्रजाति थी जो लड़ने में विश्वास करती थी, और वैश्य जो होता था वो व्यापार के या व्यापारिक क्रियाकलाप अपनाता था। तो इनका विकास हुआ इस समय। विभिन्न समाज के जो वर्ण विभाजन किए हुए थे पहले से ही, उन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता था उस समय। जैसे ब्राह्मण, आज के जो ब्राह्मण है उसे पहले एही कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। क्षत्रियों को आगही कहा जाता था और वैश्य को आद्रव कहा जाता था। ठीक, शूद्र को आधव कहा जाता था। तो ये उनके विभिन्न नाम थे। आर्थिक जीवन देखते हैं। आर्थिक जीवन, किसी भी समाज के आर्थिक जीवन उनकी एक रीढ़ की हड्डी होती मानते हैं। तो आर्थिक जीवन में पशुचारण महत्वपूर्ण था, क्योंकि आर्य सभ्यता की ये उत्तरी क्षेत्र से आए थे, तो ये पशुचारण पहले से ही इनका पशुचारण करते थे। धीरे धीरे कृषि को बढ़ावा दिया गया। पशुचारण में क्या होता है, खानाबदोश जीवन में इधर उधर भटकते रहते हैं, तो उन्होंने एक स्थायित्व प्राप्त होने के लिए कृषि को बढ़ावा दिया। भूमि की व्यक्तिगत स्वामित्व की संभावना हुई, या उसका आविर्भाव हुआ कि अब भूमि व्यक्तिगत स्वामित्व के अंतर्गत आने लगे। राजा की संकल्पना हुई, एक राज्य की संकल्पना हुई, तो वहाँ पे भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व की संकल्पना भी उभरी। हस्तिनापुर से हमें चावल और गन्ना के साक्ष्य प्राप्त हुए। हस्तिनापुर, यहाँ पे दिल्ली वाला जो क्षेत्र था वहाँ पे हस्तिनापुर है, वहाँ पे हमें कुरु या हस्तिनापुर यहीं पे है। तो यहाँ पे हमें चावल और गन्ना की साक्ष्य प्राप्त हुए। मकान जो है लकड़ी के बनाए जाते थे उस समय। शायद इन्हें मिट्टी या पत्थर या किसी अन्य जो साधन थे उसकी जानकारी न होने की वजह से मकान जो है लकड़ी के बनाए जाते थे। ठीक है, धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं इनके। धार्मिक जीवन, जादुई मंत्र की संकल्पना उभरी। जादुई मंत्र की संकल्पना धीरे धीरे कर्मकांड बढ़ते गए, और कर्मकांड बढ़ने के साथ साथ ऐसा लगने लगा कि अब धर्म में कुछ परिवर्तन है या जो भी है, तो जादुई मंत्र यहाँ पे उभर के सामने। पुरोहितों द्वारा कर्मकांड किया जाता था। विभिन्न प्रकार के कर्मकांड पुरोहित करते थे। बलि का अधिक प्रचलन हुआ। अब विभिन्न प्रकार के कर्मकांड हुए, तो विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों में पुरोहितों द्वारा बलि को एक बढ़ावा दिया गया कि किसी भगवान को प्रसन्न करना है या किसी भी देवता को प्रसन्न करना हो तो बलि दो, इस प्रकार से। इस समय ऐसे ही कर्मकांड प्रचलन में अधिक थे। तो पहले तो इस समय किसी व्यक्ति या यहाँ पे दीर्घतमस ऋषि जो थे, दीर्घतमस ऋषि ने पहले धर्म सुधारक का कार्य प्रारंभ किया कि बढ़ते कर्मकांड को अपने धर्म में ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा था, कहना चाहिए कर्मकांड, तो उसे सुधारने के लिए दीर्घतमस ऋषि ने प्रथम प्रयास किए। ठीक, तो हमने अभी तक देखा है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। उत्तर वैदिक काल के बारे में स्रोत देखा, साहित्य देखे, प्रशासन देखा उसके उत्तर वैदिक काल के, यज्ञ देखा कौन से यज्ञ कहाँ पे किए जाते थे, समाज और आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा की, और धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको पसंद आता है और ऐसा लगता है आपको कि यह आपके काम का हो सकता है, तो शेयर कीजिए, यूँ आप भी लाभ प्राप्त कीजिए और सामने वाले को भी, जिससे आप शेयर करते हैं उसको भी लाभ प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।